Good morning, dear students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain the third chapter of class 8. That is Glimpses of the Past. Glimpses means होता है झलकियाँ. Past मतलब होता है बीते हुए समय, है ना. तो बीते हुए समय की कुछ झलकियाँ जो हैं, this story is written by, इनको किसने लिखा है? दिस स्टोरी इज रिटन बाय एस.टी. सावंत. एस.डी. सावंत साहब ने इस स्टोरी को लिखा है जो कि एक कॉमिक फॉर्म में है ना. तो लेट अस स्टार्ट व्हाट ही हैज टोल्ड अबाउट ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. ग्लिम्सेस में क्या क्या है, पास्ट की जो ग्लिम्स है उसमें क्या है. तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी को. स्टोरी से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं. कहते हैं कि हियर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. यहाँ हमारे देश के इतिहास की 1757 से 1857 तक कुछ these pictures and speech bubbles will help you clarify your understanding. तो ये जो कुछ पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, जो बुलबुलें हैं, जो संवाद हैं, वो आपको समझने में हेल्प करेंगे, है ना. अब द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1857. यानी जो 1857 का जो वॉर था उसको क्या कहा गया है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है. तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, उसको समझेंगे इस पिक्चर्स के माध्यम के द्वारा, इस कन्वर्सेशन के माध्यम के द्वारा. तो इसका फर्स्ट पार्ट है द मार्टियर. यह है द मार्टियर. मार्टियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मार्टियर मतलब होता है शहीद, है ना. तो शहीदों के सम्मान में, शहीदों को याद करते हुए लता मंगेशकर जी ने कुछ कहा है. क्या कहा है हम लोग देखते हैं. कह रहे हैं वो, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर. कंट्रीमैन मतलब वतन के लोग, देशवासियों, है ना. और रिकॉल मतलब याद करना, सैक्रिफाइसेस मतलब कुर्बानी. तो ये एक फेमस सॉन्ग है जिनको कि लता जी ने गाया था, है ना. वो सॉन्ग क्या है? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो इन लाइंस का ये हिंदी मतलब हुआ. तो ये जो हमें स्वतंत्रता मिला है, यूं ही नहीं मिल गया है. ऐसा नहीं कि रातों रात मिल गया. इसके लिए कई सौ वर्ष तक हमारे वीर बाकुरों ने संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है. नाउ नेक्स्ट पेज में है, सेकेंड पॉइंट है द कंपनीज कन्क्वेस्ट. द कंपनी कन्क्वेस्ट, जो कंपनी था उसका कन्क्वेस्ट. कन्क्वेस्ट मतलब होता है विजय. तो ये जो ब्रिटिश हम पे शासन किए, वो पहले मर्चेंट के रूप में उभरे, व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे अपना शासन जमा लिया, भारत को अपने कैप्चर में कर लिया. तो कंपनी का कन्क्वेस्ट कैसे हुआ था, उसका विजय कैसे हुआ था, उसके बारे में कब से कब तक, 1757 से लेकर के 1849 तक. तो आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. कहता है अपने उत्तम हथियारों की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, है ना. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति को इम्प्रूव कर रहा था. कहाँ पे? इंडिया में, है ना. ऐसे तो वो मर्चेंट बन के आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना शक्ति, अपना पावर बढ़ा रहे थे.
कब? 18th सेंचुरी में। ये जो पिक्चर दिया हुआ है इंडिया 1765, 1765 के इंडिया का ये पिक्चर दिया हुआ है ना। इंडियन प्रिंसेस, यानी ये जो येलो कलर जहां तक है ये सब में क्या थे? इंडियन प्रिंसेस थे। और ब्रिटिश टेरिटरी कहां पर था? ये जो पिंक कलर का दिख रहा है यहां पे ब्रिटिश लोग थे। ये कब की बात है? 1765 में। धीरे 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 जो है ये पूरे इंडिया में फैल गए। फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसमें कह रहा है इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड। जो भारत के जो राजकुमार थे, राजा थे, वो सब शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड मतलब जो दूर की नहीं सोचते थे, नजदीकी, हाँ नजदीकी सोचते थे और टेम्पोरली फायदा सोचते थे। That upstart Rajaba called the English merchant, they will help me defeat him। तो जब भी एक दूसरे से झगड़ा होता था, एक राजा का दूसरे राजा से झगड़ा होता था, तो वो क्या करते थे? वो सोचते कि चलो भाई उस राजा को दबाने के लिए हम ब्रिटिश का सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे और उस राजा को हरा देंगे। ये बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि अपने देश के लोगों को, अपने देश के राजाओं को हराने के लिए विदेशियों का सहारा लेना ये कहीं से उचित नहीं है ना। ये तो वही बात हो गई कि अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपने पड़ोसी से मदद लेना, है ना। तो ये सोचते थे। तो क्षणिक जो लाभ था वो सोचा करते थे उस समय के राजा। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट। तो इस तरह का लड़ाई अक्सर होता रहता था राजाओं के बीच में। इस तरह से लोगों का जीवन जो है शांत नहीं था, मतलब उसके लोगों के जीवन में शांति बिल्कुल नहीं थी। नाउ इन दिस पिक्चर द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। तो क्या हुआ? इस तरह का जो लगातार लड़ाई हुआ उससे लोग तो बिल्कुल तंग थे, है ना, बिल्कुल हताश हो गए थे। तो जो विद्रोही थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायता लेते थे और अपने ही भारतीय राजाओं को एक एक करके हराते गए, है ना। अब इस पिक्चर में देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो ये कोई पर्सन है जो कह रहा है कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि अब बिल्कुल शांति है ना, हमारे कंट्री में बिल्कुल शांति है। कोई भी अब झगड़ा नहीं, कोई वार नहीं, कोई लूट नहीं, कोई ठग नहीं, है ना। फिर यहाँ पे कोई कह रहा है कि इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। तो जो उस समय के जो राजा वगैरह थे या जो बड़े बड़े साहूकार थे वो कहता है कि थैंक इट्स गॉड, यानी ये भगवान ही हैं जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा है, उसी के वजह से हम लोग आज शांति से रह रहे हैं। तो उस समय तो उसे लगा कि शांति से रह रहे हैं, एक दूसरे को हरा के हम विजय हो गए हैं। फिर एक आदमी कह रहा है, फिर एक कोई कह रहा है कि आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम। कहता है हमारा जो भाग्य है, डेस्टिनी मतलब भाग्य, हमारा डेस्टिनी जो है उनसे जुड़ा हुआ है। किनसे जुड़ा हुआ है? ब्रिटिशर से जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू द कन्क्वेस्ट, यानी ये पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडियंस कैसे, वो जो कन्क्वेस्ट था, उसका जो विजय था, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, है ना, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे थे लोग, वही ये दर्शाया गया है। तो कुछ कहते हैं कि इसको भगवान ने भेजा है ब्रिटिशर्स को, कुछ कहते थे कि इनका भाग्य जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है। किनसे? ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो ये पिक्चर जो है इसमें अब आम जनता बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो व्हाइट मैन है, ये गोरे लोग जो हैं, उन्होंने हमारे राजा को मार दिया या फिर गद्दी से हटा दिया।
सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन आखिर अपने थे, हमारे यहाँ के थे, तो अपने तो आखिर अपने ही होते हैं, है ना। भले ही वो अच्छा नहीं था, लेकिन था तो हिंदुस्तान का। नाउ नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? ब्रिटिश रूल, है ना। कब से कब तक? 1765 से 1836 तक, है ना। तब अब ब्रिटिश रूल जब आ गया तो 1765 से 1836 तक क्या हाल था, क्या क्या हुआ, ये सब शॉर्ट में दिया हुआ है, जिसको हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो जो रिलीजियस लीडर थे, रिलीजियस लीडर्स मतलब जो धार्मिक लीडर्स थे, धार्मिक नेता थे, उन्होंने क्या किया? छुआछूत और बाल विवाह पर उपदेश दिए, है ना। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, इस पे उन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। अब देखिए, एनीवन हु गो अक्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजन। तो ये कह रहे हैं, ये जो हमारे धर्म गुरु हैं उस समय ये क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी, है ना, समुद्र के पार जाएगा उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं क्या? कि जो लोग समुद्र के पार जाएंगे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर यहां देखिए, इसमें कह रहा है कि ऑल द माइजरली इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। तो कुछ लोग क्या संदेश दे रहे हैं, क्या लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि संसार में सभी दुख औरतों के कारण है। ऐसा उपदेशक थे उस समय जो उपदेश दे रहे हैं, लोगों को गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। तो बहुत सारे अंधविश्वास थे उस समय हमारे समाज में, है ना। और जो उपदेश देने वाले लोग थे वो भी बहुत सारे गलत ट्रैक पे थे, जो गलत उपदेश देते थे, लोगों को गलत समझाते थे। तो कुछ लोग ये कहते थे कि समुद्र के पार जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ लोग ये कहते थे कि संसार में सभी दुखों का कारण महिलाएं हैं। अब इस पिक्चर में देखिए क्या है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। कहता है कि हकीकत ये था कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो खो दिया था, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान खो दिया था। और द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, स्कॉर्न मतलब डांटना, ब्रिटिश को डांट फटकार करते थे, डांटा फटकारा करते थे। नाउ इन दिस पोर्शन, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि बीइंग अ मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। तो वो मर्चेंट थे, तो मर्चेंट जो है वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी इनकम हो, प्रॉफिट हो। तो वो अधिक से अधिक प्रॉफिट ढूंढते थे, कौन? ब्रिटिशर्स। तो उसके लिए वो क्या करते थे? हेवी टैक्स लोगों पे लगा देते थे, फार्मर्स पे बहुत ज्यादा टैक्स पे करने के लिए फोर्स करते थे, है ना। या फिर अगर आप इतना टैक्स पे नहीं कर सकते हैं तो अपना लैंड, अपना जमीन छोड़ दीजिए, हम लोग खुद खेती करेंगे, ऐसा वो फोर्स किया करते थे लोग फार्मर्स के ऊपर। कौन? ब्रिटिशर्स। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। देखिए, इसमें से एक किसान कह रहा है कि भाई आपके लोगों ने तो हमारा सारा क्रॉप्स ले गए, है ना, मतलब जितना भी अनाज हमने उगाया था वो सारे ले गए। फिर उसका ब्रिटिशर कोई एम्प्लॉय है ना, उसको कह रहा है, वो कह रहा है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स। अभी भी इतना ले जाने के बाद भी तुम किस में हो? एरियर में हो। एरियर मतलब कर्ज में हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। कहता है कि अगर अगले सप्ताह जो बाकी है वो अगर पे नहीं करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? जेल भेज दूंगा।
तो इतना इस तरह से अत्याचार करना उन्होंने शुरू किया। Still, the British invested other method which gave them more profit. इतना करने के बावजूद भी ब्रिटिश जो हैं क्या करते थे, नए नए तरीका ढूंढते रहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो, आमदनी हो। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या होता है। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. यानी जो सामान ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में बना करता था उसको भारत लाने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है वो नहीं लगता था, यानी उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था, है ना। जनरली कोई भी सामान हम लोग विदेशों से मंगाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, यानी विदेशों से सामान कोई बेची यहाँ आता है तो उस पर टैक्स लगता है, या हम भी किसी देश में बेचने जाते हैं अपने सामान को तो उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन उस समय ये लोग मनमानी करने लगे, वहां से जो सामान आता था उस पर कोई टैक्स ये लोग नहीं देते थे। अ गुड आइडिया, ये एक ब्रिटिशर बोलता है एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इनका जो रूल था, इनका जो तरीका था, उससे क्या हो गया, इंडिया का जो फार्मर था, है ना, इंडिया का जो इंडस्ट्री था उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, है ना। कैसे बर्बाद कर दिया भाई, आप कहीं से सामान मंगवाते हो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर, तो वो कम दाम में यहाँ बिकेगा और यहाँ का सामान महंगा हो जाएगा, तो इससे इंडस्ट्री जो है बहुत नुकसान में जाने लगा। इस पिक्चर में कह रहा है कि inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियंस died in starvation. तो 1822 से 1836 तक क्या हो गया, फेमाइन आ गया, भयंकर अकाल पड़ गया, है ना। और जिसमें 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय जो हैं भूख से मर गए। ये इधर कहीं था, अब ये था, इसके बाद ये था, इसका एक्सप्लेनेशन था, है ना, कि अब ब्रिटिश दूसरे तरीके ढूंढने लगे ताकि उनसे अधिक लोगों से अधिक लाभ कमा सके। तो इंग्लैंड में बने जो सामान होते थे उस पर आयात शुल्क नहीं लगता था, है ना, यानी नहीं लगे, ऐसा उन्होंने आइडिया लोग एक दूसरे के सामने रखा और कुछ ने सपोर्ट किया कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के इस रूल से बहुत सारे इंडस्ट्री जो है बर्बाद हो गए, यानी इंडस्ट्री को रौंदना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं इसमें, द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टरीज एंड देयर बिजनेस। तो ब्रिटिश नीतियों के कारण जो कुशल कारीगर थे और जो उनका व्यवसाय था वो बर्बाद हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज। राजा राममोहन राय, फोर्थ पॉइंट है। नाउ वी विल सी फोर्थ पॉइंट, राममोहन राय 1772 टू 1833। तो इसके बीच में क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में है कि राममोहन राय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राममोहन राय एक शिक्षित व्यक्ति थे जो कहां से थे, बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको ये बात समझ में आ गया कि देश में क्या प्रॉब्लम है, क्या बुराई है, ये बात उनके समझ में आ गया, क्या गलत हो रहा है ये समझ में आ गया। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। तो उन्होंने कहा हमें अपने आप को निराश करने की आवश्यकता
नहीं है ना। हमारा कल्चर जो है वो महान है, प्राचीन जो संस्कृति है हमारा वो बहुत ही ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम लोग उच्चतर उपलब्धियों को पाने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, और बेहतर उपलब्धि हमारी हो सकती है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us। तो उन्होंने कहा कि हमें देश में सर्वप्रथम क्या जरूरी है, पुनर्जागरण की जरूरी है ना, पुनर्जागरण की जरूरी है। ये हमें अपने समाज में लाना पड़ेगा, इसे अचीव करना पड़ेगा। जो अंधविश्वास है हमारे समाज में, जो अंधविश्वास फैला हुआ है वो लोगों को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो इस अंधविश्वास को हमें दूर करना पड़ेगा। इस पिक्चर में उन्होंने ये कहा, ये लोगों को उन्होंने समझाया। अब इस पिक्चर में क्या कह रहे हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो उनकी वाइफ का नाम क्या था, उमा था। उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। उन्होंने कहा कि देखो, काऊ तो अलग अलग रंग के होते हैं, सब गायों का अलग अलग कलर होता है, बट उन सब डिफरेंट कलर के काऊ का जो मिल्क होता है वो एक ही कलर का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। और वो इस बात से ये समझाना चाह रहे थे कि जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं उनका ओपिनियन अलग होगा, अलग अलग टीचर का ओपिनियन अलग होगा, लेकिन उनका सार तो एक ही होगा, है ना। धर्म अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा, एक ही होगा, है ना। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वाइफ को। अब नेक्स्ट पिक्चर में इसमें आते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, ही वॉज अरेस्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से प्रभावित थे। कौन, राजा राम मोहन राय। तो वो विज्ञान और आधुनिक समय का जो ज्ञान था उससे बहुत प्रभावित थे। तो वो कहते हैं, ये एरो का मतलब ये कह रहे हैं कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। क्या कहते हैं कि ज्ञान हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। अब इस पिक्चर में वो कहते हैं, he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful। तो वे क्या किए, समुद्र को वो पार किए। लोगों में अवधारणा था कि जो समुद्र पार करेगा उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन इस अवधारणा को तोड़ते हुए, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे, वो गए समुद्र पार करके ब्रिटिशर्स के यहाँ गए, यानी इंग्लैंड गए, और पता किया कि वो इतने पावरफुल कैसे हैं। देयर ही टोल्ड देम, और वहां उन्होंने कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ए सब्जेक्ट। क्या कि ठीक है, हम तुम्हें अपने रूलर्स के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हम लोगों को अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर और टू द सब्जेक्ट। लेकिन ये याद रहे कि अगर तुम रूलर हो तो तुम्हें तुम्हारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो याद रखना होगा कि एक राजा का या एक रूलर का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होता है। यहाँ सब्जेक्ट मतलब विषय नहीं है, सब्जेक्ट मतलब प्रजा है, रूलर मतलब राजा। तो एक राजा का अपने प्रजा के प्रति जो भी उत्तरदायित्व होता है उसे तुम्हें याद रखना होगा और उसे निभाना होगा। ये कौन कहें, राजा राम मोहन राय कहें। लोगों को बताएं, साथ में ब्रिटिशर्स को ये कहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो बचा हुआ स्टोरी उसके साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।